सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू, हिरन और चुन्नू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसें घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलिहान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी? मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही, वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि
शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी, मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? बंटी कहता है, पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। पीलू कहती है, तो फिर क्या करें? क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ। ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। इस पर उसका पति कहता है, तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। कालू कहता है, पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बताओ। पीलू कहती है, कालू भैया क्या बताऊं, जहाँ जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। कालू कहता है, पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है। वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। सांप कहता है, अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे
डंडा मार रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? वासेपुर गांव में बबली रहती थी। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी बेटी पीलू शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेटर आता है। बबली और पीलू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम बबली के एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, पहले उसे चुकाओ और उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही पढ़ाई के लिए जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में काम की तलाश में जा रही थी। उसे सुंदरी कौवी रास्ते के किनारे मटका खिचड़ी बिरयानी बेचते हुए मिली। सुंदरी काकी, मैं पहली बार मटका खिचड़ी बिरयानी के बारे में सुन रही हूँ। बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपके अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरी गांव में मटका खिचड़ी बिरयानी की एक लौती दुकान है। सुंदरी पीलू को उसकी खास डिश मटका खिचड़ी बिरयानी देती है। वाह सुंदरी काकी, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचती हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। काकी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? मैं इसे गांव के दूसरी तरफ बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद पीलू एक हफ्ते तक सुंदरी से उसके साथ मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सीखती है। पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को अपने हाथ का बना हुआ मटका खिचड़ी बिरयानी खिलाती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका खिचड़ी बिरयानी बनाई हो। मैं तो आपसे अपने परिवार को यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद पीलू कड़क सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है। माँ, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका खिचड़ी बिरयानी बेचा करती थी और ईमानदारी से सुंदरी को एक हिस्सा दे देती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ, भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ, इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे
आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ? जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है।
तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं।